जय हिंद दोस्तों। सी सेट की दूसरी क्लास और ये पेपर जो है वो 2014 का है। 2014 का क्यों, 2011 का क्यों नहीं, 2024 का क्यों नहीं, इन सब में आपको नहीं पढ़ना है। आपको एक बार भरोसा कर लिया है तो अब आपको इस क्लास को देखते रहना है। 1 मंथ के बाद आप खुद कहेंगे कि सर अब मुझे उतना कॉन्फिडेंस हो गया जितना मैं पहले नहीं था। अगर आपके पास पीवाईक्यू की बुक नहीं है तो अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि पीवाईक्यू ही सी सेट में महत्वपूर्ण है। सी सेट में कोई अलग से बुक खरीदने की आवश्यकता होती नहीं है। ठीक है, ये सीरीज भी बहुत कम लोग लगाते हैं। पीवाईक्यू अगर आपने अच्छे से कर लिए तो चीजें सही हो जाएंगी। तो हम पहला ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किसी दिन ये सब क्या लिखा होता है ये सब समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वरना आप लोग कहोगे कि सर शुरू कर ही नहीं रहे हो। तो शुरू करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित 5 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित 2 परिच्छेदों को पढ़िए, प्रत्येक परिच्छेद के आगे वाले प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। यानी कि 2 परिच्छेद दिए गए होंगे, 2 पैसेज दिए गए होंगे। ठीक है, इस प्रश्नांशों के आपके उत्तर इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए। इसको ही ध्यान से देखिएगा, जो मैंने कल बोला था, इसलिए मैंने कल सारे शस्त्र आपको दे दिए थे। अब उनकी ट्रेनिंग करनी है। जिनको कल लग रहा था, जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी, वह अवश्य देख कर आए, क्योंकि उसके बाद ही ये क्लास समझ में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम तक चलने वाली है, 1-2 क्लास के लिए ये पूरा नहीं है सीरीज, इसीलिए कल मैंने विस्तार से सबको समझाया था। ठीक, तो जो भी आंसर देंगे उसी परिच्छेद पे देंगे। तो पहला परिच्छेद आपको दिख रहा होगा 2014 का। इतना लंबा चौड़ा भी पैसेज आ सकता है, इधर इधर पूरे पेज पर एक पैसेज है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। फिर इस पे निर्धारित 3 क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पैसेज है, ये छोटा पैसेज होगा। हाँ, ये छोटा पैसेज है, इस पर भी 1 और 2 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कई बार छोटा क्वेश्चन होता है, कई बार बड़ा क्वेश्चन होता है, उससे हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हम धैर्य पूर्वक इस पैसेज को पढ़ेंगे, फिर उसका आंसर देंगे। ठीक है, धैर्य बहुत आवश्यक है सी सेट में। तो चलिए पढ़ते हैं आपके साथ फ्रेश मूड से, ये सोचकर कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है इससे पहले जो भी मैंने पढ़ा, सिर्फ ये पैसेज जो कहेगा उसको मैं पढ़ता चलूंगा, अंडरलाइन करता चलूंगा। हाल के वर्षों में भारत न केवल खुद अपने अतीत की तुलना में, बल्कि अन्य देशों की तुलना में भी तेजी से विकसित हुआ है। एक लाइन पढ़ के आपको ये बात समझ में आ गई, भारत विकसित हुआ है, इस पर कुछ बात चल रही है। तो तुलना हो गई पहले में, अतीत से ही नहीं, अन्य देशों की तुलना में भी विकसित हुआ है। आपको समझ में आ गई कहानी, समझते हुए ही चलना है। कई बार हम लोग क्या करते हैं ना, हाल के वर्षों में भारत ने केवल खुद अपने अतीत की तुलना में, बल्कि तो इसमें किसी आत्मसत्व, ऐसा नहीं पढ़ना है, समझते हुए चलना है। क्योंकि आपको लगेगा टाइम लग रहा है, लेकिन ये टाइम ही फायदेमंद होगा, वरना बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, किंतु इसमें किसी आत्मसंतोष की गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे भी अधिक तीव्र विकास करना और इस समृद्धि के लाभों को अब तक जितना किया है उससे कहीं अधिक व्यापक रूप से अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना संभव है। तो दूसरी बात जो लिखी है वह आपको समझ में आ गई। तो आत्मसंतोष की गुंजाइश इसमें नहीं है, और भी बेहतर काम होने चाहिए। उन सूक्ष्म संरचनात्मक परिवर्तनों के प्रकारों के ब्यौरों में जाने से पहले, जिनकी हमें संकल्पना करने और फिर उन्हें कार्यान्वित करने की जरूरत है, समावेशी समृद्धि के विचार को विस्तार से देखना सार्थक होगा, जो कि इस सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों और निर्णयों के पीछे एक निरूपक संकल्पना निर्मित करता है। ठीक है, समावेशी समृद्धि में रुचि रखने वाला राष्ट्र इसी समृद्धि को एक भिन्न रूप में देखता है, जो इस पर आधारित है कि क्या समृद्धि के लाभों का जनसंख्या के एक छोटे हिस्से पर ही अंबार लगा दिया गया है, या इनमें सभी लोगों की व्यापक रूप से साझेदारी है। समझ में आया आपको यहाँ पे क्या कहने का मतलब है उसका? कुछ ही लोगों के लिए तो नहीं है। समझ रहे हैं आप, कई बार ये प्रश्न उठता रहता है। अगर समृद्धि के लाभों में व्यापक रूप से साझेदारी है तो यह खुशी की बात है, यानी कई लोगों को फायदा हो रहा है तब खुशी की बात है। ऐसा तो नहीं कि देश के कुछ ही लोगों को सिर्फ फायदा हो रहा है, कुछ ही लोग अमीर होते जा रहे हैं। अगर समृद्धि के लाभ एक हिस्से पर ही केंद्रित तो नहीं है। दूसरे शब्दों में, समृद्धि को अपने आप में एक साध्य की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सभी तक संपन्नता पहुंचाने के एक साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। साधन साध्य का मतलब आपने पढ़ा होगा एथिक्स में भी,
मोहनदास करमचंद गांधी जी भी कहते थे कि साधन और साध्य की पवित्रता आवश्यक है। तो साध्य होता है वह जहां तक हमें पहुंचना है, साधन वह है जिसके जरिए हम वहां तक पहुंचते हैं। ठीक है। भारत के स्वयं के अतीत के अनुभव तथा दूसरे राष्ट्रों के अनुभव भी यह सुझाते हैं कि समृद्धि गरीबी के उन्मूलन के लिए आवश्यक तो है, परंतु यह एक पर्याप्त शर्त नहीं है। अगर देश समृद्ध होता जाएगा, देश आगे बढ़ता जाएगा, तो इससे ये प्रतीत नहीं होता कि देश में गरीबी हट जाएगी। कुछ ही लोग अमीर होते रहें तब भी देश बढ़ेगा, लेकिन गरीबों का फायदा होगा क्या? नहीं होगा। तो हमें सिर्फ समृद्धि नहीं देखनी है, बल्कि गरीबों का भी फायदा होना चाहिए। दूसरे शब्दों में समृद्धि को बढ़ाने की नीतियों को ऐसी और नीतियों से संपूरित किया जाना आवश्यक है जो यह सुनिश्चित करें कि अधिकाधिक लोगों तक समृद्धि की प्रक्रिया में शामिल हो, ज्यादा लोग समृद्धि की प्रक्रिया में शामिल हो, देश आगे बढ़े लेकिन सब लोग मिलकर बढ़ाएं। और यह भी कि ऐसी क्रियाविधियां उपलब्ध हों जिनसे कुछ लाभ ऐसे लोगों में पुनर्वितरित किए जाएं जो बाजार प्रक्रिया में भागीदार होने में अक्षम हैं और इस कारण पीछे छूट जाते हैं। पीछे नहीं छोड़ना है किसी को। समावेशी समृद्धि, आप लोगों को लगेगा इतना लंबा चौड़ा पैसेज है, इसमें 3 क्वेश्चन है। अगर 5 मिनट 7 मिनट भी लग रहे हैं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 3 क्वेश्चन आप सही करेंगे। समझ रहे हो? समावेशी समृद्धि के इस विचार को एक अधिक सुस्पष्ट रूप देने का एक सरल तरीका यह है कि किसी राष्ट्र की उन्नति को उसके सबसे गरीब हिस्से, उदाहरणार्थ जनसंख्या के सबसे निचले 20% की उन्नति के आधार पर मापा जाए कि क्या वो 20% आगे बढ़ रहे हैं, 20% क्या उन्नति को प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें क्या पैसा मिल रहा है। अगर हाँ, तो देश सच में आगे बढ़ रहा है। जनसंख्या के इस सबसे निचले 5वें हिस्से की प्रति व्यक्ति आय को मापा जा सकता है और आय की वृद्धि दर की गणना भी की जा सकती है। सबसे गरीब हिस्से से संबंधित इन मापकों के आधार पर हमारी आर्थिक सफलता का आकलन किया जा सकता है। यह दृष्टि आकर्षक है क्योंकि यह समृद्धि की उस तरह उपेक्षा नहीं करती जैसा कि कुछ पहले के परंपरा विरुद्ध मानदंडों में की जाती थी। यह बस जनसंख्या के सबसे गरीब हिस्से की आय की वृद्धि को ही देखती है। यह इसे भी सुनिश्चित करती है कि ऐसे लोगों की भी उपेक्षा ना हो जो निचले 5वें हिस्से से बाहर हैं। अगर ऐसा हो तो पूरी संभावना है कि वे लोग भी इस निचले 5वें हिस्से में आ जाएं और इस प्रकार अपने आप ही हमारी इन नीतियों का सीधा लक्ष्य बन जाए। इस प्रकार यह सुझाए गए मानदंड समावेशी समृद्धि के विचार का सांख्यिकीय समाकलन है जो परिणामतः 2 उपसिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। क्या इच्छा करना कि आवश्यक रूप से भारत ऊंची समृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करे और हम इसे सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें कि समृद्धि से सबसे गरीब हिस्से लाभान्वित हो। अगर आपने बिना स्किप किए ये देखा है तो निसंदेह आपका सीसेट बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों ने आगे बढ़ा दिया कि नहीं नहीं ये तो सब बकवास है, दोस्त समस्या है आपके जीवन में, क्योंकि सीसेट में सबसे जरूरी है धैर्य। अब देखते हैं क्वेश्चन। पूरा अच्छे से पढ़ लिया। अब जिन लोगों ने उसे अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, धैर्य नहीं रखा होगा, तो वह क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर उसे उन्हें पढ़ना पड़ेगा दोबारा। समझ रहे हो? तो एक बार ऐसा पैसेज पढ़ो कि दोबारा पढ़ना ना पड़े। इस परिच्छेद में लेखक की दृष्टि का केंद्र बिंदु क्या है, यानी पूरी गाथा में अगर मैं एक लाइन आपसे पूछूं तो क्या कहना चाहता है वो। तो मैंने कल इसीलिए ये सब बताया था क्योंकि इसके अकॉर्डिंग चीजें चेंज होंगी। अगर वह निष्कर्ष पूछता तो आंसर अलग हो सकता था। तो केंद्र बिंदु क्या है? पहला, भारत की न केवल इसके खुद के पूर्व के निष्पादन की तुलना में बल्कि अन्य राष्ट्रों की तुलना में भी आर्थिक समृद्धि की प्रशंसा करना। क्या केंद्र बिंदु यह था कि न केवल इसके खुद के पूर्व के यानी भूतकाल को लेकर या अन्य राष्ट्रों की तुलना में हमारी प्रशंसा करना, ये क्या उसका केंद्र बिंदु था? जब हमने पढ़ा आपके दिमाग में एक थॉट बनी होगी, अच्छा ये मेन बात है, तो इसमें ये मेन बात थी क्या? नहीं थी। नहीं थी ना? झूठ तो नहीं बोल रहा मैं। आगे चलते हैं। आर्थिक समृद्धि की आवश्यकता पर बल देना जो देश की संपन्नता की एकमात्र निर्धारक है। आर्थिक समृद्धि उसने एकमात्र निर्धारक बोला था क्या? उसने तो बहुत कुछ गरीब और 20% पता नहीं क्या क्या कहानियां बना दी थी। तो ये थोड़ी होगा। मैं झूठ बोलूं तो मुझे टोकना अवश्य। तीसरा, उस समावेशी समृद्धि पर बल देना जिसमें जनसंख्या व्यापक रूप से समृद्धि के लाभों में सहभागी होती है। यही तो वह कह रहा था कि सबको सहभागिता हो। मैंने बोला भी था बीच में
कि सब लोग देश को आगे बढ़ाएं, कुछ गिने चुने लोग ही ना आगे बढ़ाएं, उन 20% जो पिछड़े लोग हैं वह भी आगे बढ़ें, सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं। मैंने ये लाइन बोली थी कि सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, अगर आपने ध्यान से सुना तो आंसर यही होगा। उच्च समृद्धि पर बल देना, ये तो हो ही रहा है, उसने बताया, लेकिन सभी लोगों पर भरोसा हो, सभी लोग आगे बढ़ाएं, सिर्फ कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग देश को आगे ना बढ़ाएं, मुट्ठी भर लोग ही अमीर ना होते जाएं। जिसने ढंग से दोस्त पढ़ा है ना मेरे साथ बिना स्किप किए, उसे ये बहुत इजी लग रहा होगा कि सर कितना इजी तो है, और जिसने अभी आगे बढ़ा दिया था और उसके पल्ले नहीं पड़ रहा होगा कि ये वाला गलत क्यों है, ये वाला या ये वाला। पहले क्वेश्चन को के लिए आप कमेंट करिएगा, पहला क्वेश्चन आपको क्या लगा कि सर ठीक है हो जाएगा, या आपको लगा कि नहीं सर बहुत कठिन है। पहले क्वेश्चन के लिए स्पेशली कमेंट करना, क्योंकि ये इस सीरीज का पहला क्वेश्चन था। कैसा लगा आपको? चलिए दूसरे पे चलते हैं। इस परिच्छेद में लेखक उन नीतियों का समर्थन करता है जो, यानी किन नीतियों का समर्थन किया है ये बताना है आपको। अब देखो मैं दोबारा पैसेज पे अभी नहीं गया, इतने अच्छे से पैसेज पढ़ो कि दोबारा आपको पैसेज पे जाना ना पड़े। पढ़ते हैं, नीतियों का समर्थन किया है। आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होगी। क्या उसने आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने में सहायक होगी केवल नीतियां बताई थी? उसने तो कहा था हम भूतकाल से भी आगे बढ़ रहे हैं, अन्य राष्ट्रों से भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान कहाँ केंद्रित करना था? आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। दूसरा, आय के बेहतर वितरण में सहायक होंगी, चाहे वृद्धि दर कुछ भी हो। वह वितरण पे जोर दे रहा था, या फिर वह कह रहा था सब लोग मिलकर आगे बढ़ाएं, सब लोगों का भला हो, सब लोग, वितरण पे बात कर रहा था क्या? नहीं। आर्थिक समृद्धि बढ़ाने और आर्थिक उपलब्धियों को उनमें पुनर्वितरित करने में सहायक होंगी जो पीछे छूट रहे हैं। ये पूरी पूरी लाइन लिखी थी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आओ मैं पुनर्वितरित का वर्ड ही दिखा देता हूं आपको। पुनर्वितरित को मैंने किया तो था हाईलाइट। हाँ, ये देखो किया था हाईलाइट कि नहीं। कुछ लाभ ऐसे लोगों में पुनर्वितरित किए जाएं जो बाजार प्रक्रिया में भागीदार होने में अक्षम है, इस कारण पीछे छूट रहे हैं। पूरी पूरी लाइन लिखी है दोस्त। लेकिन यहाँ पे गलती कहाँ होती, क्योंकि इतना लंबा पैसेज था, आधे लोग यहीं पे बेहोश हो जाते हैं कि अरे यार इतना कौन पढ़ेगा, चलो चलो जल्दी जल्दी पढ़ लेते। समावेशी समृद्धि, आप समृद्धि कहाँ से हो पाएगा दोस्त। मजा आ रहा हो तो दोस्त कमेंट करना। कल जिन्होंने हाइप किया था ना, थैंक यू यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है इन सब चीजों से, लाइक से, आपके हाइप से लगता है कि हाँ जरूर क्लास लो, क्योंकि देख रहे हैं लोग। बस एक और बचा है शेयर वाला ऑप्शन, बस उसको अगर आपने पहुंचा दिया ऐसे लोगों तक कि मजा आ जाए। बहुत बहुत कुछ लेकर आ सकता हूं मैं, बस आपका साथ मिला रहे। समाज के सबसे गरीब हिस्से को विकास के बल में देने सहायक होगी। तो ये नीतियों की बात नहीं की थी, नीतियां ऐसी बनाओ कि उन्हें पुनर्वितरित करने में सहायक होगी जो पीछे छूट रहे हैं। चलो तीसरा देख लेते हैं। अभी तक मैं पैसेज पे नहीं गया दोबारा, कि देखते हैं क्या था क्या नहीं, इतने अच्छे से पैसेज पढ़ो आप। तीसरा, लेखक के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हुई है, उसने बताया था पहली लाइन में, किंतु यहाँ आत्मसंतोष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि देखो ये पूरी लाइन थी पहले ही पैराग्राफ में, अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो, आत्मसंतोष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि समृद्धि से गरीबी का उन्मूलन होता है। तो ऐसा कहा था कि आत्मसंतोष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि समृद्धि से गरीबी का उन्मूलन होता है। उसने ये तो कहीं नहीं कहा था, उसने तो कहा था सबकी भागीदारी होनी चाहिए, सबको फायदा होना चाहिए। समृद्धि से सभी की संपन्नता में परिणमित हुई है। सभी की संपन्नता में परिणमित, अब शब्द देखो परिणमित, थोड़ा इंग्लिश देख लेते हैं इसका। ग्रोथ हैज रिजल्टेड इन पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल। रिजल्टेड, रिजल्ट की बात हो रही है भाई साहब। क्या बात हो रही है? समृद्धि सभी की संपन्नता में परिणाम, जैसा रिजल्ट या परिणमित, परिणाम से बना है, लेकिन आपको परिणमित का समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इंग्लिश आवश्यक है। तो क्या ऐसी बात हुई थी? हमें तो नहीं लगता दोनों में से कोई बात हुई थी। तो इसका आंसर क्या सही होगा? ना तो एक ना तो दो। समृद्धि से गरीबी का उन्मूलन होता है, कहीं ऐसी बात नहीं लिखी। अब आप कहोगे होता तो है समृद्धि से गरीबी का उन्मूलन, तो मैंने पहले ही बता दिया था, कल भी बताया था। भाई साहब अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, पैसेज में जो लिखा है उसी को आधार बना के चलना है।
समृद्धि सभी की संपन्नता में परिणत होती है, ऐसा तो नहीं है। समृद्धि तो कुछ लोग संपन्न हो रहे हैं, बाकी गरीब हो रहे हैं, तब भी समृद्धि देश की हो रही है। कैसा लगा? अगर आपने कमेंट किया आज मजा आ गया, तो यही कमेंट करना, मजा आ गया। चलिए दूसरा परिच्छेद, दूसरा पैसेज, फिर एक गहरी सांस लेते हैं, फिर पढ़ते हैं। सरकार के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों को प्राय सहमति और अनदेखी से नियंत्रित करना आसान है। इसलिए पहले कदम के रूप में वास्तव में यह करने की जरूरत है कि पेट्रोल के कीमत निर्धारण को एक पारदर्शी सूत्र पर आधारित किया जाए। यदि कच्चे तेल की कीमत x और विनिमय दर y हो, तब हर महीने अथवा पखवाड़े पर सरकार पेट्रोल की अधिकतम कीमत की घोषणा करे, तो उसे कोई भी व्यक्ति x और y के आधार पर परिकलित कर सकता है। यह सुनिश्चित करने हेतु नियम बनाया जाना चाहिए कि तेल का विपणन करने वाली कंपनियां सामान्य रूप से अपनी लागतें प्राप्त कर सके। यानी जो कई बार होता है ना कि सरकार कहती है कि बहुत महंगा बाहर से तेल आ रहा है, इसीलिए महंगाई है, ठीक है। तो दूसरी बार कुछ दिन बाद लोग कहते हैं भाई साहब अब तो बहुत सस्ता तेल आ रहा है बाहर से, रूस से, तो ये आप दाम कम क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ऐसा मैकेनिज्म बनाओ ना कि बाहर अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो आप भी बढ़ा दो, बाहर घट रहे हैं तो आप भी घटा दो। इसका अपना बुद्धि नहीं लगानी, जो यहाँ लिखा है वही यूज करना है, ठीक है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई कंपनी नव प्रवर्तनों से अपनी लागतों को कम कर ले तो वह और अधिक लाभ प्राप्त करेगी। इस प्रणाली के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठान नव प्रवर्तनों की ओर अधिक प्रवृत्त और दक्ष हो जाएंगे। हिंदी पर भी ध्यान दीजिएगा, सिर्फ यही मत सोचिएगा कि टफ आते हैं, इसलिए भी टफ हो जाते हैं क्योंकि ये इतनी बढ़िया हिंदी लिखते हैं जैसे कि गोल्ड मेडल मिलने वाला है। एक बार नियम की घोषणा हो जाए तो सरकार की तरफ से भी कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक बार नियम बना दिया तो बना दिया, वो तो भविष्य में कभी चेंज नहीं होगा। यदि कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया जाए तो प्राइवेट कंपनियां इस बाजार में पुनः प्रवेश करेंगी, और जब एक बार उनकी पर्याप्त संख्या बाजार में आ जाए तो हम नियम आधारित कीमत निर्धारण को हटा सकते हैं और इसे वास्तविक रूप में बाजार पर छोड़ा जा सकता है, निश्चित रूप से सामान्य न्यास विरोधी यानी एंटी ट्रस्ट विनियमों व अन्य प्रतिस्पर्धी कानूनों के अधीन रहते हुए। तो ये पेट्रोल डीजल की बात हो रही थी, ठीक है। पेट्रोल डीजल पे क्वेश्चन आया हुआ है, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिख रहा होगा आप सबको, उम्मीद है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परिच्छेद के अनुसार, उसने इसीलिए लिख दिया परिच्छेद के अनुसार बताओ, कोई तेल कंपनी और अधिक लाभ कमा सकती है यदि पेट्रोल की कीमत निर्धारण हेतु एक पारदर्शी सूत्र प्रति पखवाड़े या माह घोषित किया जाए। अगर एक ऐसा सूत्र बना दो, एक ऐसा नियम बना दो, तो वह अधिक लाभ कमा सकती है। क्यों? क्या इसके क्रय विक्रय को बढ़ाकर, विक्रय यानी बेच ज्यादा देगी क्या? इसलिए नव प्रवर्तनों के द्वारा, तो ये शब्द तो आपको इतनी बार आया होगा कि समझ में नहीं आया होगा। नव प्रवर्तनों के द्वारा मतलब क्या है? लागतों में कमी करके। इसकी इक्विटी शेयरों, शेयर की बात कहीं हुई थी पैसेज में? शेयर की बात कहीं हुई थी पैसेज में? नहीं हुई थी। तो ये तो पहले बकवास हो गया कि भाई शेयर की बात तो कहीं हुई नहीं। ये बकवास हुआ तो आप ये वाला कट कर दो, कट कर दिया। नव प्रवर्तनों की बात तो बहुत बार हुई थी सर, तो नव प्रवर्तनों यानी दो वाला किसमें है? इसी में है। लो हमें आंसर मिल गया। दिमाग लगाना पड़ा कुछ नहीं, बस मुझे कैसे पता? प्रैक्टिस इतनी की है कि मुझे चीजें पता है, और प्रैक्टिस ये 2 अटेम्प्ट के बाद की, क्योंकि 2 अटेम्प्ट तो मैंने मैथ और रीजनिंग पे ही खेले थे। जब पता चला मैथ टफ आने वाला है तो अपन भी आ गए पैसेज पे, और पैसेज समझा, फिर लगा यार मैथ से तो सरल पैसेज है। देखो ना कितना आसानी से हो गया, कोई दिमाग लगा इसमें? बस प्रैक्टिस, इसीलिए मैं 30 मिनट रोज लेकर आ रहा हूँ कि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। चलिए 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं विचार। परिच्छेद के अनुसार प्राइवेट तेल कंपनियां तेल उत्पादन के बाजार में पुनः प्रवेश करती हैं यदि, कब करती हैं? एक पारदर्शी नियम आधारित पेट्रोल का कीमत निर्धारण अस्तित्व में हो तो नियम की बात तो बहुत हो रही थी, तो भाई साहब ये तो सही होगा। और देखो अब मैं अगर कोई ना भी पढ़ूं तभी मुझे पता है आंसर ए मिल गया मुझे, लेकिन मैं पढ़ूंगा क्योंकि हो सकता है आगे वाला कोई ऑप्शन ऐसा हो जो ज्यादा सही हो,
इससे भी ज्यादा सही हो अगर आगे वाला, तब मैं देखूंगा कि वो आगे पढ़ना आवश्यक है। हालांकि क्वेश्चन का आंसर यही मिल गया, क्योंकि नियम बनाए ये, यही तो बात हो रही थी मेन रूप से। अगर देखें पैसेज में तो तेल उत्पादन के बाजार में सरकार का कोई हस्तक्षेप ना हो, तो नियम कौन बनाएगा? अगर हस्तक्षेप ना हो तो सरकार बनाएगी ना। लेकिन एक बार अगर नियम बन गए तो बार बार क्या हस्तक्षेप होगा उसमें? नहीं होगा। यहाँ देखो, इधर आओ लेफ्ट साइड में, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया कि नहीं? अभी हाईलाइट तो किया नहीं, पहले से हाईलाइट है। अब आपको लग रहा होगा कि सर जो क्वेश्चन में होता है वो हाईलाइट आप पहले ही कर लेते हैं, ये कैसे पता चला? प्रैक्टिस। कुछ नहीं करना है, 2011 से 2024 तक इस 30 मिनट रोज की क्लास में बस पीवाईक्यू लगा देने हैं, आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। कॉन्फिडेंस उस लेवल का बन जाएगा दिसंबर तक, आप कहोगे कुछ भी हो जाए सी सेट तो पास होके दिखाएंगे। तो दूसरा भी सही। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, एक बार नियम की घोषणा हो जाए तो सरकार की तरफ से फिर कोई हस्तक्षेप ना हो, तेल उत्पादन के बाजार में सरकार को ही हस्तक्षेप ना हो। सरकार द्वारा उपदान दिए जाएं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो लिखा है न्यास विरोधी के विनियमों को हटा दिया गया, जबकि यहाँ देखो क्या लिखा है, न्यास विरोधी नियमों व अन्य प्रतिस्पर्धी कानून के अधीन रहते हुए, हटाया नहीं गया है। जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट होगा वह मैं हाईलाइट करके रखूंगा कई बार। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस। 5 क्वेश्चन देखकर आपको कैसा लगा? मजा आया कि नहीं मजा आया? बहुत टफ है? नहीं, प्रैक्टिस। और कुछ लोग ऐसे होंगे आज देख लेंगे बहुत इजी है, छोड़ो, फिर छोड़ो, फिर तुम्हारा भी छोड़ो हो जाएगा। क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है दोस्त। ये मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन थे, उतने हमें नहीं देखना है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। परिच्छेद पढ़िए। जलवायु परिवर्तन भारत की कृषि पर संभावित रूप से विध्वंसकारी प्रभाव रखता है। जलवायु परिवर्तन पे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। जबकि जलवायु परिवर्तन के समग्र प्राचल वर्धमानता स्वीकृत है। हिंदी समझो आप, प्राचल वर्धमानता स्वीकृत है। अगले 30 वर्ष में 1.5 डिग्री सेल्सियस की औसत वृद्धि, इस अवधि में 10 सेंटीमीटर से कम की समुद्र तल वृद्धि और क्षेत्रीय मानसून विचरण तथा संगत अनावृष्टि भारत में प्रभाव काफी स्थल एवं फसल विशिष्ट होने संभावित है। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें? हाँ। कुछ फसलें परिवर्तनशील दशाओं के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दे सकती हैं। कुछ फसलें ऐसी हैं जो अनुकूल प्रतिक्रिया देंगी और कुछ ऐसी हैं जो प्रतिकूल प्रतिक्रिया देंगी। सभी फसलें बर्बाद हो जाएंगी ऐसा नहीं लिखा है, दूसरी नहीं भी दे सकती है। यानी दोनों तरफ की बात है, अच्छी भी हो सकती है बुरी भी हो सकती है। इससे कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और प्रणाली में अनुकूलन हो सके, इस हेतु अधिकतम नम्यता बनाने की आवश्यकता पर बल पड़ता है। ठीक है। अनावृष्टि रोधन का मुख्य संगठक अंतः जल स्तर का प्रबंधित पुनर्भरण है। महत्वपूर्ण आधारिक फसलों जैसे गेहूं की लगातार उपज सुनिश्चित करने के लिए ताप परिवर्तनों तथा जल उपलब्धता को देखते हुए इन फसलों की उगाई वाले स्थानों को बदलना भी आवश्यक है। दीर्घावधि निवेश के निर्णय करने में जल उपलब्धता एक मुख्य कारक होगा। यानी जलवायु परिवर्तन के साथ साथ यहाँ पर जल की भी बात कही गई है। उदाहरण के लिए अगले 30 वर्षों में जैसे जैसे हिमनद पिघलते हैं, हिमालय क्षेत्र से जल के बहाव के बढ़ते जाने, तदनंतर अत्यधिक घटते जाने, यानी पहले पिघलेंगे बहुत ज्यादा पानी आएगा, और जब सब पिघल जाएंगे तो बाद को पानी की कमी हो जाएगी। जैसे मेरे पास एक जग पानी है, ठीक है, मैंने पहले तो तुम्हें सब दे दिया, आधा से ज्यादा जग खाली कर दिया, बाद को मुझे लगा अरे आधे से ज्यादा जग खाली हो गया, फिर मैं धीरे धीरे पानी दे रहा हूँ, भैया कम कम पियो। पहले आपको दिक्कत हुई क्योंकि एकदम पानी मिल गया, बाद को दिक्कत हुई क्योंकि पानी ही नहीं मिल रहा है। कृषि पारिस्थितिक दशाओं में बड़े पैमाने पर आने वाले इन बदलावों के लिए योजना बनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना निर्णायक होगा। समझ में आ गई चीजें क्या बताया गया है? चलिए आंसर देखते हैं। अच्छा अभी आगे और है, भारत के लिए कृषि अनुसंधान और विकास में दीर्घावधि निवेश करना आवश्यक है। हर जगह दीर्घावधि निवेश है, लघु अवधि का बात कहीं नहीं है। यह संभावित है कि भारत को भविष्य में एक बदले हुए मौसम प्रतिरूप का सामना करना होगा। संभावित है, अनुमान लगाया गया है, कंफर्म नहीं बताया गया है।
सभी शब्दों का ही खेल है दोस्त। कुछ लोगों को लगेगा शब्दों पे क्यों जोर दे रहे हो, शब्द ही तो बताते हैं क्या क्वेश्चन का आंसर होगा। 13 नंबर, आइए। जलवायु परिवर्तन वर्तमान फसलों के स्थान में बदलाव लाने के लिए किस कारण से मजबूर करेंगे। जलवायु परिवर्तन वर्तमान फसलों के स्थानों में बदलाव लाने के लिए किस कारण से मजबूर करेंगे। दो बार क्यों पढ़ा, क्योंकि मुझे पहली बार में समझ नहीं आया। तो आपको भी ऐसे ही अगर पहली बार समझ में ना आए तो ये मत कहो कि समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया। 2-3 बार पढ़ लो, वो खुद बता देगा कि हाँ ये बात करनी है। ठीक है। जलवायु परिवर्तन वर्तमान फसलों के स्थानों में बदलाव लाने के लिए किस कारण से मजबूर करेंगे। हिमनदों का पिघलना, दूसरे स्थानों पर जल उपलब्धता और ताप उपयुक्तता। आप बताओ गेहूं की फसल जो पंजाब और हरियाणा और यूपी है वहां ज्यादा क्यों लगती है, गेहूं की फसल क्यों उगाई जाती है। दो कारण, एक टेम्परेचर, दूसरा जल, वर्षा का जल हो चाहे कैसा भी, टेम्परेचर और जल, तो ये तो सही है। दूसरे स्थानों पर जल उपलब्धता और ताप उपयुक्तता। आप बताओ कि धान की फसलें वहां ही क्यों होती हैं जहां होती हैं, रूस में क्यों नहीं वह फसल होती है जो भारत में होती है, क्यों नहीं कनाडा में वो फसल होती है जो हमारे यहाँ है। दो फैक्टर जियोग्राफी में भी आपने पढ़ा होगा, एक टेम्परेचर और एक वाटर। जो इक्वेटर पे फसल है वह फसल आपको आर्कटिक पे नहीं मिलेगी, क्यों, टेम्परेचर और वाटर। ठीक है, तो दूसरा तो सही है भाई। तीसरा है फसलों की हीन उत्पादकता, हीन मतलब कम होना, तो फसलों की हीन उत्पादकता। तो स्थान क्यों बदलेंगे, क्योंकि उत्पादन कम हो जाएगा। मान लो मैं कोई फसल अपने यहाँ उगाता था जहाँ बारिश होती थी 100 डिग्री 100 सेंटीमीटर, ठीक है, टेम्परेचर था हमारे यहाँ 30 डिग्री सेल्सियस, एवरेज मान लेते हैं उस समय जहाँ जब फसल उगाई जाती थी। ठीक है, मैं लखनऊ में रहता हूँ मान लो, अब मुझे लखनऊ में टेम्परेचर मिल ही नहीं रहा 30 डिग्री, लखनऊ में टेम्परेचर 40 से कम हो ही नहीं रहा, पानी 70 से ऊपर हो ही नहीं रहा, तो मैं अब कहाँ पहुंचूंगा। अब ये टेम्परेचर कम हो जाएगा 70 सेंटीमीटर मान लो रेन वाटर हो गया, और 40 डिग्री से कम ही हो नहीं हो रहा टेम्परेचर, तो मेरी उत्पादकता कम होगी कि नहीं। और जैसे ही उत्पादकता कम होगी या तो मैं फसल बदलूंगा कि भाई अब ये गेहूं ना बो कुछ और बुआई कर लो, या ये वाली फसल ना बुआई करो कुछ और कर लो, या फिर मैं क्या करूंगा, अब ये यहाँ लखनऊ में नहीं बुआई करूंगा, किसी और स्थान पर एक्स स्थान पर जाऊंगा जहाँ ये टेम्परेचर और ये रेन वाटर हमें मिल रहा होगा, ये वाटर और टेम्परेचर मिल रहा होगा, वहां में करूंगा। तो यह भी सही है। तो 2 और 3 कहाँ मिल रहे हैं यहाँ, क्यों, क्योंकि शस्य पादपों की अपेक्षाकृत व्यापक अनुकूलता कहीं बात ही नहीं हुई है पैसेज में, कहीं बात ही नहीं हुई है पैसेज में। हिमनदों के पिघलने से स्थान में बदलाव लाने के लिए मजबूर नहीं होंगे, मजबूर क्यों होंगे, जल उपलब्धता और ताप उपयुक्तता की वजह से और उत्पादन कम होने की वजह से। चलिए, यहाँ तो लिखा भी है, अनावृष्टि रोधन का मुख्य संगठक अंततः जल स्तर का प्रबंधित पुनर्भरण है, महत्वपूर्ण आधारिक फसलों की लगातार उपज सुनिश्चित करने के लिए, यानी उपज सुनिश्चित करने के लिए लगातार, क्योंकि कम ना हो जाए, पहला फैक्टर वहां जो पॉइंट दिया था। ताप परिवर्तन, जल उपलब्धता देखते हुए इन फसलों की उगाई का स्थान को बदलना आवश्यक है। तो यहाँ पे दो बातें, उपज सुनिश्चित करें और ताप और जल, तो इसीलिए तो मैंने वो लगाया। ठीक है, कन्फर्म। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस परिच्छेद के अनुसार भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों महत्वपूर्ण है। मानसून प्रतिरूपों में विचरण का पूर्वानुमान करना और जल संसाधनों का प्रबंधन करना, इसलिए आर्थिक समृद्धि के लिए दीर्घावधि निवेश के निर्णय करना। आर्थिक समृद्धि के लिए क्या बात हुई थी, फसलों की व्यापक अनुकूलता को सुकर बनाना, अनावृष्टि दशाओं का पूर्वानुमान करना, अंतः जल स्तरों का पुनर्भरण करना। क्या कहीं पर ये बात हुई थी कि अनावृष्टि दशाओं का पूर्वानुमान करना और पुनर्भरण करने के लिए चाहिए कृषि अनुसंधान, यहाँ पे कहीं लिखा था। कृषि अनुसंधान और विकास में दीर्घावधि निवेश करना आवश्यक है, यह संभावित है, भारत को भविष्य में एक बदले हुए मौसम प्रतिरूप का सामना करना होगा। आर्थिक समृद्धि की बात कहीं की गई थी कि हमें इसलिए चाहिए कि आर्थिक समृद्धि हो,
क्या इसलिए कही गई थी कि मानसून विचरण का पूर्वानुमान कराने के लिए क्या कृषि अनुसंधान किए जाएं? नहीं, ये फसलों की व्यापक अनुकूलता को सुकर बनाए रहे, ये सही बन चलता रहे, फसलों की उत्पादकता कम ना हो जाए, फसल जितनी चाहिए उतनी बनी रहे, इसलिए हमें कृषि अनुसंधान करना है। समझ में आया? तो मुझे लगता है 30 मिनट हो गए। लाइक कमेंट शेयर कर देना, और हाँ, जो हाइप वाला है उसे दबा दिया करो, तो कुछ और लोगों को भी पता चल जाए बेहतर काम हो रहा है। बाकी तो आप बढ़िया कर रहे हो, बस आप ऐसे ही फ्यूल देते रहिए, मोटिवेशन देते रहिए। मैं गारंटी लेता हूँ दिसंबर में आप कहेंगे सर सी सेट अपनी मुट्ठी में है, मजा आ गया। बाकी अन्य क्लासेस चल रही हैं, आप एक बार विजिट करिए, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लिए। जय हिंद, जय भारत।